हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हमारी बेमानी मोहब्बत के 300 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। आपको ये कहानी लगातार कैसी लग रही है, ये आप हमें लगातार बता भी रहे हैं। आप दोस्तों तक अपने शेयर भी करते रहें। और दोस्तों, आज हम एक चैलेंज लेते हैं। हम सभी मिलकर मंडे से पहले पहले मात्र 2 दिन के अंदर अंदर हमें ये 35 सब्सक्राइबर हमारे पूरे करवाने हैं। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मंडे से पहले संडे को या फिर मंडे को भी अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं आपको नई कहानी से जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। नई कहानी मैंने तैयार कर ली है पूरी, और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आप सभी मेरे इस चैलेंज में मेरे साथ आइए और मंडे तक हमारे 35 सब्सक्राइबर, जो 1000 सब्सक्राइबर का हमने टारगेट लिया है, उसको पूरा करवाने में मेरी हेल्प कीजिए। आज के 301वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज सीनियर अभिमन्यु की तलाश में एक गांव में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से हुई और लास्ट में उसे पता चला कि वही तो सीनियर अभिमन्यु ही है। युवराज ने चैंपियनशिप में भाग लेने और अपने परिवार को बचाने के लिए उससे मदद मांगी, लेकिन अभिमन्यु ने शर्त रखी उसे एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जीतनी होगी। इसमें रोशनी भी भाग लेगी, जो शबर एक्सपर्ट है। युवराज ने अपनी शक्ति साबित की और जिससे अभिमन्यु को यकीन हुआ कि वो रोशनी का सही जोड़ीदार बन सकता है। ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो। उस आदमी ने उन तीनों को अंदर बुला लिया और अपने कमरे में ले गए। कमरा बहुत ही साधारण लेकिन आरामदायक था। जमीन पर मोटे कपास की गद्दियां बिछी हुई थी, जिन पर हल्की चादरें रखी हुई थी। एक तरफ लकड़ी की मेज पर तांबे का एक लोटा रखा था और दीवार पर एक दिया जल रहा था, जिसकी लोग धीरे धीरे हवा में हिल रही थी। युवराज ने गहरी सांस ली। ये जगह बहुत ही शांतिपूर्ण थी, जैसे इसमें कई रहस्य अंदर थे। आओ आराम कर लो, सुबह की तैयारी करनी होगी, अभिमन्यु ने कहा और कमरे से बाहर चले गया। युवराज, सिंधु और राशि ने अपने अपने बेड पकड़ लिए, लेकिन इतनी सारी घटनाओं के बाद किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। युवराज लेटे लेटे छत की ओर देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सीनियर अभिमन्यु से मिल चुका है। वो व्यक्ति जिसे ढूंढने के लिए उसने इतने जोखिम उठाए, आज उसके सामने था और अब उसकी परीक्षा भी लेने वाला था। क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? उसने खुद से सवाल किया। वो जानता था कि उसकी ताकत कम नहीं थी, लेकिन रोशनी के बारे में सोचकर वो थोड़ा चिंतित हो गया था। शबर एक्सपर्ट से शायद ये नाम ही काफी था उसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए। इधर सिंधु और राशि भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके दिमाग में भी कई सवाल घूम रहे थे। लेकिन उन्होंने कुछ भी कहना सही नहीं समझा और चुपचाप बिलेवल पर लेटी रही। कुछ देर के लिए कमरा पूर्ण रूप से शांत हो गया। बस बाहर की रही हवा, सरसराहट और दूर तक एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अंदर बैठे तीनों के दिमाग में एक असंख्य के विचारों का तूफान आ गया था। युवराज, सिंधु और राशि तीनों अपने अपने बेड पर लेटे हुए थे, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। शरीर अपनी थकान पर था, परंतु मन में चल रही उथल पुथल उन्हें चैन से सोने भी नहीं दे रही थी। युवराज ने करवट बदलते हुए धीरे से कहा, हाँ, अगर तुम दोनों को नींद आ रही है तो ध्यान से सो जाओ, और अगर नींद नहीं आ रही तो ध्यान लगा लो। इससे तुम्हारी ऊर्जा के केंद्र भी खुल जाएंगे और तुम आसानी से अगला लेवल भी पार कर लोगी। उसके बाद सुनकर सिंधु और राशि ने एक दूसरे की तरफ देखा। बात सही थी। जब वे व्याकुल थी तो ध्यान से उसे नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका था। सिंधु उठकर बैठ गई और बोली, ठीक है युवराज जी, लेकिन हमें ध्यान लगाने की विधि सही बताइए। राशि ने भी सहमति जताई। वो महीने से लेवल 1 के तीसरे स्टेज पर अटकी हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद ये ध्यान उसे आगे बढ़ा सकता है। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उसे अपनी आंखें बंद की और कुछ पलों तक के लिए शांत बैठा रहा। फिर उसने धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में कहा, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना और बैठ जाने का नाम नहीं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हें अपने शरीर और मन को एक धारा में बहने देना होगा। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर की सारी अशांति बाहर निकल रही है। युवराज ने उन्हें एक विशेष ध्यान की विधि सिखाई। इस ध्यान से तुम्हें अपने ऊर्जा के केंद्रों को खोलने का मौका मिलेगा। अपनी आंखें बंद करो और अपनी ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर महसूस करो। इसे अपने रीढ़ की हड्डी से होते हुए सिर के ऊपर बहने दो। सिंधु और राशि ने तुरंत अपने अपने स्थान पर बैठकर आंखें बंद कर ली। गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। युवराज की आवाज उन्हें एक अलग ही आयाम पर लेकर जा रही थी। अब अपनी ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होते हुए देखो। महसूस करो कि यह धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को हल्का कर रही है। एक सफेद प्रकाश तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर से और बह रहा होगा। जैसे ही उन्होंने इस ध्यान की विधि का अभ्यास करना शुरू किया,
उनके शरीर में हल्की गर्म और जोशी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके भीतर की ऊर्जा को एक ज्वाला से जगा दिया हो। कुछ ही पल में दोनों को अपने शरीर में एक नई शक्ति का संचार महसूस हुआ। उनके अंदर का हर एक ऊर्जा का केंद्र धीरे धीरे खुलने लगा और एक गहरी शांति का एहसास होने लगा। कुछ देर तक ध्यान करने के बाद अचानक राशि ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा तेजी से प्रभावित हो रही थी और चौंक गई। उसके भीतर की चेतना जागृत हो चुकी थी। उसने युवराज की ओर देखा और कहा, युवराज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बदल रहा हो। मेरी ऊर्जा पहले से बहुत ज्यादा तेज हो गई। युवराज मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल ठीक। शांति से ध्यान करो, इसे तुम उन्नति का संकेत मानो और बस इसे प्रवाहित होने दो। राशि ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पलों में एक हल्की चमक उसके चेहरे पर फैल गई। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगे हवा में हल्की हल्की तरंगित हो रही थी और फिर अचानक ही उसका लेवल बढ़ गया। राशि जो महीनों से केवल एक के तीसरे स्टेज पर अटकी हुई थी, अब लेवल 2 के पहले स्टेज में प्रवेश कर चुकी थी। राशि की सफलता के कुछ ही पलों के बाद सिंधु ने भी कुछ अलग महसूस किया। उसका शरीर हल्का हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई ठोस चीज नहीं बल्कि हवा की तरह हल्की हो गई है। अचानक ही उसकी सांसों की गति बदलने लगी। उसके भीतर का एक शक्ति का स्रोत पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। एक तेज प्रकाश उसके आंखों के सामने आया और उसी क्षण उसका भी लेवल बढ़ गया। अब सिंधु लेवल 2 के तीसरे स्टेज में प्रवेश कर चुकी थी। उसने उस आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चमक आ गई थी। युवराज ने देखा कि दोनों ही लड़कियों की ऊर्जा के केंद्र पूरी तरह से खुल चुके थे। उसने कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम दोनों पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हो। राशि और सिंधु ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। राशि ने उत्साह से कहा, युवराज जी, ये तो कमाल हो गया। मैं महीनों से इस लेवल पर अटकी हुई थी। सिंधु ने भी सिर हिलाकर कहा, मुझे भी ये लग रहा है कि अब मैं पहले से ज्यादा तेज और शक्तिशाली हूँ। युवराज ने गंभीरता से उनकी ओर देखकर कहा, ध्यान की शक्ति अपार होती है। यह सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी विकसित करता है। तुम दोनों ने अपनी ऊर्जा को जागृत किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आगे तुम्हें इसे नियंत्रित भी करना होगा। राशि और सिंधु ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कॉन्फिडेंस से सिर हिला दिया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी। रात भर ध्यान लगाने के बाद अब जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, जब तीनों ने अपनी आंखें खोल ली, अब उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा थी। अचानक ही दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और बाहर से सीनियर अभिमन्यु की गहरी आवाज आई, उठ जाओ, नाश्ते का समय हो गया है। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों को देखा और कहा, अब तुम दोनों तैयार हो, ये सिर्फ शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी है। सिंधु और राशि ने एक दूसरे की ओर देखा और कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया। अब वे किसी की चुनौती के लिए भी तैयार थी। युवराज ने तुरंत उठकर अपना चेहरा पानी से धोया और सिंधु और राशि भी आराम तैयार होने लगे। जैसे ही तीनों मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां लकड़ी की एक बड़ी सी मेज पर नाश्ता परोसा जा चुका था। मेज पर ताजा फलों का एक कटोरा रखा था, साथ में बाजरे की रोटी और घी में तली हुई मूंग की दाल की टिक्कियां और हर्बल चाय रखी हुई थी। वातावरण में हल्की अदरक और तुलसी की हल्की हल्की महक भी फैल रही थी। अभिमन्यु पहले से ही बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति और गंभीरता थी। उन्होंने वहां आते ही उनको कहा, बैठ जाओ। युवराज, सिंधु और राशि बिना कुछ कहे बैठ गए। भोजन शरीर की ऊर्जा का स्रोत है, इसे हमेशा ध्यान से और शांति से खाना चाहिए, अभिमन्यु ने कहा। तीनों ने बिना कोई सवाल किए नाश्ता करना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, युवराज को महसूस हुआ कि यह भोजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि इसमें एक अलग तरह की ऊर्जा भी थी। नाश्ता खत्म होने के बाद अभिमन्यु ने सभी का ध्यान से देखा और कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें पूरी तरह से तैयार होना होगा। परीक्षा आसान नहीं होगी, उन्होंने कहा। युवराज ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, मैं तैयार हूं सीनियर। अभिमन्यु मुस्कुराए और बोले, तो चलो, आज से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। सभी घर से बाहर निकलने लगे। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जीवन धीरे धीरे जागने लगा था। पक्षियों की चहचहाट वातावरण को गंभीर संगीतमय बना रही थी। अभिमन्यु के घर के बाहर युवराज की काली एसयूवी खड़ी थी, जिसकी चमक सुबह की हल्की धूप में और निखर रही थी। युवराज, सिंधु और राशि ने अपना सामान समेटा और सीनियर अभिमन्यु के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गए। सब ने गाड़ी में अपनी अपनी जगह ली। युवराज ड्राइविंग सीट पर था, अभिमन्यु उसके साथ में था और पीछे की सीट पर सिंधु और राशि भी बैठ गए थे।
इसके बाद युवराज ने गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही गाड़ी गांव से बाहर निकली, अभिमन्यु ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली और गहरी सांस ली। लेकिन अचानक उनकी भौहें सिकुड़ गई। उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली और पीछे बैठी सिंधु और राशि को देखा। उनके शरीर से निकल रही ऊर्जा तरंगे पहले से अधिक शक्तिशाली लग रही थी। यह वही दो लड़कियां थी जो कल तक कमजोर महसूस हो रही थी, लेकिन अब उनकी ऊर्जा किसी युद्ध योद्धा से जैसी प्रतीत हो रही थी। सीनियर अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम दोनों ने रातों रात अपना लेवल पार कर लिया। कल तक तुम्हारी ऊर्जा बहुत कमजोर थी, लेकिन अब तुम दोनों बहुत आगे निकल चुकी हो। उनकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। वे आगे बोले, कल रात जब हम सोने गए थे, तब सिंधु तुम केवल 2 स्टेज पर थी और राशि तुम अभी भी लेवल 1 के तीसरे स्टेज पर अटकी हुई थी। लेकिन अब तुम दोनों पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हो। ये कैसे हुआ? सिंधु और राशि ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सिंधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सीनियर, ये सब हमारे गुरुदेव युवराज जी के कारण हुआ। उन्होंने हमें ध्यान की एक नई तकनीक सिखाई, जिससे हमारे ऊर्जा केंद्र खुल गए और हमारा लेवल तेजी से बढ़ गया। अभिमन्यु के चेहरे पर एक पल के लिए आश्चर्य की लकीरें उभर आई। उन्होंने तुरंत सिंधु की बात को बीच में रोकते हुए पूछा, रुको, तुमने अभी क्या कहा? गुरुदेव युवराज? क्या मतलब था इस बात का? क्या लगता है आपको, गुरुदेव युवराज की बात सुनने के बाद कहीं अभिमन्यु नाराज तो नहीं हो जाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 302वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज को जब सिंधु ने गुरुदेव कहा तो अभिमन्यु एकदम से चौंक से गए थे। उन्होंने पूछा कि वो लोग युवराज को गुरुदेव क्यों बुला रहे थे। वो थोड़ा आगे झुके और अपने तिर आंखों से सिंधु और राशि को घूरते हुए बोले, क्या ये सच है कि युवराज तुम दोनों का गुरु है? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों बस उसके साथी हो। इस बार राशि ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में स्पष्टता और आत्मविश्वास था। हाँ सीनियर, युवराज ही हमारे गुरु हैं। अब अभिमन्यु के चेहरे पर और भी गहरी हैरानी छा गई थी। राशि ने आगे कहा, हम दोनों गुरु वीर प्रताप सिंघानिया जी द्वारा स्थापित नेपाल आश्रम की शिष्याएं हैं और अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में हमारे गुरु युवराज जी ही उस आश्रम का संचालन कर रहे हैं। ये सुनते ही सीनियर अभिमन्यु का पूरा शरीर जैसे जड़ सा हो गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को अब तक केवल वीर प्रताप सिंघानिया का शिष्य समझ रहा था और वह खुद एक गुरु बन गया था। उनकी सांसें एक पल के लिए ठहर सी गई, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने तुरंत पूछा, लेकिन अगर युवराज जी तुम्हारा गुरु है तो तुम दोनों उसे गुरुदेव कहने के बजाय सिर्फ युवराज जी क्यों बुलाती हो? सिंधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सीनियर, ये हमारे गुरु युवराज जी का आदेश है। उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हम उन्हें सबके सामने गुरुदेव न कहें। अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्यों, इसमें क्या समस्या है? सिंधु ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी को भी ये एहसास हो कि वो एक बड़े गुरु बन चुके हैं। वो नहीं चाहते कि उनके शिष्यों को पहचान उनके छवि से जुड़कर रह जाए। वो चाहते कि हम अपनी पहचान खुद बनाएं और सिर्फ उनके नाम के सहारे आगे न बढ़े। अभिमन्यु इस उत्तर से और भी चौंक गया। वो युवराज की विचारधारा से मंत्रमुग्ध हो गया था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ठंडी हवा ईश्वर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी और सीनियर अभिमन्यु ने एक लंबी सांस ली और अपने जगह पर आराम से बैठ गई। अब उनकी आंखों में सम्मान का एक नया भाव था। वो मन ही मन सोचने लगे, युवराज, ये लड़का न सिर्फ एक महान योद्धा है बल्कि एक महान गुरु भी बन सकता है। लेकिन फिर भी उसमें अहंकार का नामो निशान भी नहीं। वो गुरु भी बन गया। वो समझ गए थे कि युवराज को गुरु वीर प्रताप सिंघानिया जी का उत्तराधिकारी क्यों चुना गया था। युवराज ने यह संवाद पूरा सुना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें सामने सड़क पर टिकी हुई थी, लेकिन मन पूरी तरह से शांत था। वो जानता था कि उसके शिष्य उसके बारे में सबके सामने बड़ा चकार कहर कह कर रहे, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि सिंधु और राशि अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो बस हल्के से मुस्कुराया और धीरे से गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अब उनकी मंजिल मनाली थी। वहां उन्हें एक और नई चुनौती का सामना करना था। ऐसे ही एक दिन और रात के सफर में सभी मनाली पहुंच गए। रात का सफर लंबा था, लेकिन थकान के बावजूद मन में एक अजीब सी हलचल थी। सुबह की हल्की ठंडी बयार और पहाड़ियों से टकराकर बहती हुई आश्रम की पवित्रता में और भी शांति घोल रही थी। युवराज की ऐसे जैसे ही आश्रम के मुख्य द्वार के करीब पहुंचे, भीतर से गहरी घंटी की आवाज आई और शायद संकेत था कि गुरु अभिमन्यु लौट आए हैं।
गाड़ी रुकते ही द्वार धीरे धीरे खुला और सामने का दृश्य जैसे ठहर सा गया। आश्रम के फ्लोर पर शिष्य और शिक्षक सभी अपार श्रद्धा और उत्साह से अपने गुरु का स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और खुशी थी। कई लोग अपने हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ ने फूलों की थालियां उठा रखी थी। गुरुदेव अभिमन्यु का स्वागत है, गुरुदेव अभिमन्यु का स्वागत है। ये स्वर पूरे आश्रम में गूंज उठा। जैसे अभिमन्यु ने गाड़ी से बाहर कदम रखा, फूलों की वर्षा होने लगी। अभिमन्यु के ठीक पीछे युवराज, राशि और सिंधु भी गाड़ी से उतर आ गए थे। उनके चेहरे पर यात्रा की थकान थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता और एक अनकही बेचैनी भी थी। तभी आश्रम के सीनियर सदस्य विद्य जी आगे बढ़े। वो गुरु अभिमन्यु को प्रणाम करने ही वाले थे कि उनकी नजर सिंधु और राशि पर पड़ी। उनके चेहरे पर एक पल के लिए आश्चर्य उभरा और फिर भौहें सिकुड़ गई। ये लड़कियां? वैद्य जी को कुछ याद आने लगा। उनकी आंखों में एक बीता हुआ दृश्य तैरने लगा। वही दोनों लड़कियां जो कुछ समय पहले प्राची के साथ इस आश्रम में आई थी, वही लड़कियां जिन्होंने रहबर आश्रम के जासूस परशा को पकड़वाने में मदद की, लेकिन फिर अचानक रात से वह आश्रम में गायब हो गई थी। अब वैद्य जी का चेहरा कठोर हो चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों आखिर आखिर तुम दोनों कहां गायब हो गई थी? परीक्षा के नाम पर भाग खड़ी हुई। उनकी आवाज में गुस्सा आ गया था। आश्रम में कई अन्य सदस्य भी ये सुनकर चौकन्ने हो गए थे। सभी की नजर अब सिंधु और राशि पर थी। सिंधु और राशि जो अभी तक शांत खड़ी थी, एकदम स्तब्ध रह गई। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनकी पहचान इतनी जल्दी उजागर हो जाएगी। अभिमन्यु जो अब तक सब कुछ शांत भाव से देख रहा था, वैद्य जी की इस प्रतिक्रिया से थोड़ा चौंक गया। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ वैद्य जी? आप इन दोनों लड़कियों को कैसे जानते हैं और इन पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? वैद्य जी ने सम्मानता पूर्वक सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, ये दोनों लड़कियां कुछ समय पहले हमारे आश्रम में आई थी। प्राची इन्हें कुछ गुंडों से बचाकर लाई थी। हमें लगा कि ये सामान्य लड़कियां हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो दोनों ट्रेंड फाइटर हैं। इन दोनों ने ही रहेवर आश्रम के जासूस परशा को पकड़वाया था। अभिमन्यु ने अब ध्यान से सिंधु और राशि की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वैद्य जी ने आगे कहा, लेकिन मुझे इन दोनों पर भी शक हुआ था, इसलिए मैंने इन्हें परीक्षा देने के लिए कहा, पर ये दोनों उसी रात आश्रम से भाग गई। मुझे तब भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर आज इन्हें यहाँ देखकर मेरा शक और गहरा हो गया। अब पूरे आश्रम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सभी की नजर सिंधु और राशि पर थी। सिंधु और राशि इससे पहले कोई सफाई दे पाती, उससे पहले युवराज ने एक कदम आगे बढ़ाकर बीच बचाव किया। उसने शांति से और प्रभावी लहजे में कहा, सीनियर, ये सब मैंने किया था। अभिमन्यु की आंखें सिकुड़ गई। युवराज ने आगे कहा, मैंने ही इन दोनों को आपके आश्रम में भेजा था, लेकिन सीधे तौर पर हम आपके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहे थे, इसे मुझे एक चाल चलनी पड़ी थी। इतना कहकर युवराज ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। वही डायरी जिसे सिंधु और राशि ने आश्रम से चुपचाप चुरा लिया था। युवराज ने डायरी अभिमन्यु की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरी ये दोनों शिष्याएं इसी डायरी को लेकर गई थी। इसी डायरी की मदद से हमें आपके बारे में पता चला और आप तक हम पहुंच गए। अब पूरा आश्रम स्तब्ध था। युवराज ने आगे कहा, मैं अपनी शिष्याओं की तरफ से आप से क्षमा मांगता हूं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए थक हार कर हमें यही रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन सीनियर अभिमन्यु को देखकर लग रहा था कि वो इतनी आसानी से उनको छोड़ने वाले नहीं थे, और उनकी आंखों में अब भी गुस्सा था। वो युवराज, सिंधु और राशि को बारी बारी से घूर रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, युवराज, तुम्हारे शब्द मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। वह भी गुस्से में उन्हें ही घूर रहे थे। आश्रम के प्रांगण में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई थी। हवा की सरसराहट भी जैसे थम सी गई हो। सभी शिष्यों की नजरें अब अभिमन्यु और युवराज पर टिकी थी। सिंधु और राशि भी सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन उनके भीतर उथल पुथल मची हुई थी। इसकी सजा तो तुम्हें तीनों को ही भुगतनी पड़ेगी। अभिमन्यु की आवाज से गूंजती कठोरता किसी बिजली की तरह गिरी। युवराज, जो एकदम शांत था, उसने बिना कोई तर्क दिए और कोई सिर झुका लिया, और सिंधु और राशि ने भी उसकी ओर देखा और सिर झुका लिया। हम आपकी दी गई सजा को स्वीकार करते हैं। युवराज की विनम्रता देखकर आश्रम के कई शिष्य फुसफुसाने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज इस तरह बिना किसी विरोध के सजा स्वीकार कर लेगा। अभिमन्यु को होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही क्षण वो फिर से कठोर हो गए। याद रखना, ये कोई साधारण सजा नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए रुके, फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोले,
यहां से ले जाते हुए एक पहाड़ी आती है, तंगलांगला। वहां एक सफेद घास पाई जाती है। तुम्हें आज शाम तक वो घास लेकर आनी होगी। अगर तुम तीनों ये करने में सफल होते हो, तभी मैं ये मानूंगा कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने और रोशनी के साथी बनने के योग्य हो। अब की बार आश्रम में हलचल मच गई। तंगलांगला, आश्रम के कई शिष्य आपस में फुसफुसाने लगे। लेकिन वो जगह इतनी आसान नहीं है। वहां जाना मतलब मौत को न्योता देना है। सफेद घास, उसे ढूंढना भी लगभग असंभव ही है। युवराज और सिंधु और राशि ने अभिमन्यु के निर्णय पर पूरी गुंबरता से लिया, और युवराज ने एक पल कोई भी संदेह नहीं किया और उसने बस एक गहरी सांस ली और कहा, हम तैयार हैं सीनियर। सिंधु और राशि भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने भी हामी भर दी। अभिमन्यु ने उनकी आंखों में झांक कर देखा। वहां न डर था और न असमंजस। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज का सामना करने जा रहे हो युवराज। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हमें नहीं पता, लेकिन अगर यह परीक्षा है तो हमें इसे पार करना ही होगा। अभिमन्यु ने एक गहरी नजर डाली। वो जानता था कि यह सजा तो बस एक बहाना था। असली उद्देश्य युवराज की परीक्षा लेना था। क्या वो सच में रोशनी का साथी बनने के काबिल है या नहीं। तंगलाल नाग, लेह लद्दाख के कठिनतम दर्रों में से एक। समुद्र तल से 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित वो एक बेहद कठोर इलाका था। वहां की हवा पतली सी थी और ऑक्सीजन की कमी भी वहां पर होती है, और हर पल मौसम बदलता रहता। कभी बर्फीला तूफान भी आ सकता था। लेकिन सबसे कठिन बात यह थी कि वो सफेद घास ढूंढना। वो कोई घास किसी आम स्थान पर नहीं उगती थी, वो सिर्फ ऊंचाई वाले स्थानों पर जहां आमतौर पर कोई जाता भी नहीं। युवराज, सिंधु और राशि अपनी गाड़ी में सवार हुए और यात्रा शुरू कर दी। क्या लगता है आपको, युवराज को वो सफेद घास मिलेगी या नहीं? और ऐसा क्या खास है उस सफेद घास में? अभिमन्यु ने वो सफेद घास ही क्यों मंगवाई? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 303वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज और सिंधु राशि अपनी गाड़ी के सवार हुई और यात्रा शुरू कर दी। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, हवा और भी ठंडी और तेज होती जा रही थी। सिंधु ने सिर उठाकर देखा। चारों ओर विशाल पहाड़ ही पहाड़ थे। क्या हम इसे पूरा कर पाएंगे? राशि ने चिंतित स्वर में पूछा। युवराज ने उसकी ओर देखा। हम बस अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, हारना कोई विकल्प नहीं है। जैसे जैसे वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, सांस लेना और मुश्किल हो रहा था। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ थकान भी बढ़ रही थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। इतनी हवा ठंडी कि उनके हाथ पैर भी सुन पड़ने लगे। हमें एक जगह रहकर एक बार आराम कर लेना चाहिए, सिंधु ने सुझाव दिया। लेकिन तभी, ध्यान दो, युवराज ने कहा। एक विशाल बर्फीला तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। तांगलांगला की बर्फीली पहाड़ियों में तूफान ने विकराल रूप ले लिया था। आसमान में अंधकार छा गया और हवा इतनी तेज थी कि चलते हुए पैर टिकाना मुश्किल हो गया था। ठंड की तलवार जैसे हड्डियों को चीर रही थी। इसलिए राशि और सिंधु के चेहरे पर डर की रेखाएं उभर आई थी, और लेकिन युवराज की आंखों में संकल्प था। नीचे झुको, जल्दी नीचे झुको, युवराज ने गरज कर कहा। राशि और सिंधु ने तुरंत आज्ञा मानी और तेज बर्फीली हवाएं उनकी पीठ पर कोड़ों की तरह बरस गई। चारों ओर उड़ती हुई बर्फ ने दृश्यता लगभग समाप्त कर दी। युवराज ने अपने हाथों से आंखों को ढका और चारों ओर देखा। इस सफेद नर्क से बचने का कोई रास्ता निकालना था। वो देखो, युवराज ने एक दूर काली छाया की ओर इशारा किया। सिंधु और राशि ने झटपट उस ओर देखा। एक गुफा। जल्दी भागो, हमें वहां तक जल्दी ही पहुंचना होगा। तीनों तेजी से बर्फ पर फिसलते हुए उस ओर बढ़ने लगे। युवराज ने राशि का हाथ पकड़ लिया ताकि वो गिर न जाए। सिंधु ने अपने वस्त्रों को कसकर पकड़ लिया ताकि बर्फ में न धंसे। कुछ ही क्षणों में वो लोग धीरे धीरे करके गुफा के अंदर आ गए। बाहर अब भी तूफान अपनी पूरी शक्ति से गरज रहा था, लेकिन यहाँ अंदर थोड़ी राहत थी। सिंधु ने दीवार का सहारा लेकर अपनी सांस नियंत्रित करने की कोशिश की। हम बच गए, हम बच गए, उसने कांपते हुए स्वर में कहा। लेकिन तभी गुफा के अंधेरे अंधकार में कुछ हलचल हुई। युवराज की नजर गुफा के भीतर एक विशाल आकार पर गई। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में एडजस्ट हो रही थी। फिर एक भयानक गूंजती हुई गुर्राहट ने पूरे गुफा को हिला दिया। सिंधु और राशि ने भय से अपनी आंखें और अपनी सांसें रोक ली। एक विशाल बर्फीला भालू गुफा के अंत में अपनी लाल चमकती आंखों से उन्हें ही देख रहा था। यह उसकी गुफा है, यह भालू की गुफा है। युवराज ने स्थिति को तुरंत भाप लिया। भालू ने एक विशाल पंजा जमीन पर मारा और जिससे बर्फ उड़कर दीवारों पर टकराई।
अब हमें असली तूफान से लड़ना होगा। युवराज ने भालू की तरफ देखते हुए कहा। भालू एक पल के लिए ठिठका, फिर तेजी से उन पर झपटा। बचाओ सिंधु और राशि, अपने आप को बचाओ। भालू का पंजा जमीन पर गिरा और वहां एक गहरा निशान बन गया। उसकी ताकत असाधारण थी। अगर वो सीधा हमला कर देता तो शायद कोई न बच पाता। युवराज में कमर से अपनी छोटी तलवार निकाली और भालू की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन कहा, खुद को हिम्मत देने की कोशिश की। नहीं, अब तो इसे अपने वश में करना ही होगा। भालू एक बार फिर झपटा, लेकिन इस बार युवराज ने बिजली की तेजी से एक तरफ छलांग लगाई। पंजा हवा में लहराता रह गया। अब युवराज समझ गया था कि उसे कहां पर हमला करना था। सिंधु और राशि, तुम दोनों गुफा के कोने में जाओ जल्दी, युवराज ने आदेश दिया। जैसे ही वे पीछे हटी, युवराज ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और भालू के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। भालू ने जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से युवराज पर झपटा। यह अभी भी तो नहीं यह सीन था। युवराज ने झपटते हुए भालू के ठीक गले के नीचे लक्ष्य लिया और पूरी ताकत से अपनी तलवार घुसा दी। धड़ाम! भालू धड़ाम से एकदम नीचे गिर गया। उसकी विशाल देह लड़खड़ाने लगी और वो अपनी जगह से कांपा। कुछ पलों की ही विशाल पत्थर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश गुफा में अब सिर्फ युवराज की सांसें की आवाजें चल रही थी। राशि और सिंधु ने एक दूसरे को अविश्वास से देखा। युवराज जी ने उसे हरा दिया, सिंधु ने हैरान होते हुए कहा। युवराज ने तलवार वापस कमर में लगाई और गहरी सांस ली। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें सफेद घास को जल्दी से ढूंढना होगा और जल्दी ही नीचे चलना होगा। तीनों ने भालू को पीछे छोड़कर गुफा के बाहर कदम रखा। तूफान भी लगभग थम चुका था, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी, सफेद घास को ढूंढना। क्योंकि सजा अभी भी खत्म नहीं हुई थी और ये तांगलांग की ऊंचाइयों में जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्रकृति की कठिनाइयां और भी खतक होती जा रही थी। बर्फ से ढकी हुई पगडंडी पर कदम रखते ही पैरों के नीचे हल्की दरारें उभरने लगती। हवा इतनी ठंडी की सांस लेना भी चुनौती था। तीनों ने अपने वस्त्र कसकर लपेट लिए, लेकिन ठंड अब तक उनकी हड्डियों में समा चुकी थी। बस थोड़ा और, शायद हमें सफेद घास जल्दी मिल जाए, युवराज ने धीमी आवाज में कहा, मानो खुद को और अपनी शिष्याओं को हिम्मत दे रहा हो। सिंधु ने ऊपर आसमान देखा, साफ था, लेकिन चारों तरफ बर्फ इतनी थी कि उनकी आंखें चौंधिया रही थी। राशि ने अपने कदम जमा धीरे धीरे रख रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि हर कदम के साथ जमीन उसके नीचे से फिसल सकती है। हम चोटी तक पहुंच रहे हैं, सिंधु ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत का एहसास ज्यादा देर तक नहीं टिका। युवराज ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। वो घास कहाँ थी जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया था? चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, कहीं भी सफेद घास का नामो निशान नहीं था। युवराज ने अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने की कोशिश की। वह इस स्थान के तरंगों को महसूस करने लगा, वहां हवा में छिपे संकेतों को समझने की कोशिश करने लग रहा था। तभी उसकी भुहें सिकुड़ गई, कोई आ रहा था। उसने झट से आंखें खोली और अपना ध्यान केंद्रित किया। एक भयावह ठंडी ऊर्जा उसके आसपास घेरने लगी। सिंधु और राशि, सावधान रहो, युवराज की आवाज में गंभीरता थी। सिंधु और राशि चौंक गई। क्या हुआ गुरुजी? सिंधु ने पूछा। युवराज ने अपनी आवाज धीमी कर ली, मानो किसी को सतर्क न करना चाहता हो। भेड़ियों का झुंड हमारी तरफ बढ़ रहा है। सिंधु और राशि की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। भेड़िए? इतनी ऊंचाई पर? राशि ने विस्मय से कहा। हाँ, ये साधारण भेड़िए नहीं, मैंने इनकी ऊर्जा को महसूस किया है। ये बर्फ के शिकारी हैं जो रात में शिकार करते हैं, युवराज ने आंखें चौड़ी कर कर बताया। सिंधु ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब हमें क्या करना चाहिए सीनियर? युवराज ने तुरंत निर्णय लिया। हम खुले मैदान में नहीं लड़ सकते। हम कोई ऊंची जगह पर ढूंढनी होगी जहां पर हम उन्हें नीचे से आते हुए देख सके। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक अंधेरे में कई चमकती हुई आंखें उभर आई। पहाड़ के कोनों से, बर्फ की दीवारों से और कई परछाइयां उभरने लगी। भेड़िए उनके गहरे नीले धूसर फर पर बर्फ जमी हुई थी। उनकी चाल धीमी और लेकिन संतुलित थी, जिससे वे अपने शिकार का आनंद ले सके। उनकी आंखें जले हुई लौ की तरह चमक रही थी, मानो वो जानते हो कि यह खेल उनका है। सिंधु और राशि ने अपनी तलवारें निकाल ली, क्योंकि अब लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। भेड़िए ने धीरे धीरे उन्हें घेर लिया। उनकी गुर्राहट गूंज रही थी। फिर एक भेड़िए ने छलांग लगाई। युवराज ने बिजली की गति से अपने हाथ की तलवार घुमाई और भेड़िया हवा में ही पलट गया। उसके शरीर पर गहरा घाव उभर आया।
वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। बाकी भेड़ियों ने हमला करना शुरू कर दिया था। सिंधु ने एक भेड़िए की आंखों के बीच अपनी तलवार चलाई। यह बर्फ में लुढ़क गया। राशि ने उनके पीछे आ रहे एक शिकारी को महसूस कर लिया था। उसने झटपट झुककर अपनी तलवार घुमाई और उसे भेड़िया चीरता हुआ पीछे हट गया। युवराज ने एक और भेड़िए को गर्दन पर मुक्का मारा और उसे दूर फेंक दिया, लेकिन भेड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हम हम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते युवराज जी, सिंधु ने हाफते हुए कहा। युवराज ने तेजी से सोचा, हमें और ऊंचाई पर जाना होगा। और वो तीनों तेजी तेजी से एक और छोटी चट्टान की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, सबसे बड़ा भेड़िया, जो दिखने में उनका लीडर लग रहा था, उनके सामने कूद गया। ये भेड़िया बाकी सब भेड़ियों से शक्तिशाली था। उसकी सांसें भारी थी और गुर्राहट से जमीन कांप रही थी। युवराज जानता था कि यह भी इस आखिरी लड़ाई थी। उसने भेड़िए की आंखों में देखते हुए कहा, राशि और सिंधु, तुम दोनों जल्दी पीछे हट जाओ। वो भेड़िए के सामने अकेला आ गया। भेड़िए ने हमला कर दिया, लेकिन युवराज उससे भी तेज था। उसने झपटते हुए भेड़िए की गर्दन के नीचे अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। भेड़िया दर्द से गुर्राया, लेकिन वो रुका नहीं। युवराज ने दूसरा प्रहार किया, इस बार भेड़िए की गर्दन के एक ऐसे बिंदु पर जहां उसकी सबसे कमजोर नसें थी। भेड़िया अचानक रुक गया। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ा और बिल्कुल शांत लग रहा था। भेड़ियों के बाकी साथी ये सब देख देखकर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उन्होंने अपने नेता को गिरते हुए देखा और फिर कुछ पलों में पूरा झुंड अंधेरे में गायब हो गया। सिंधु और राशि ने थकी हुई सांस ली। युवराज ने अपनी तलवार नीचे की और धीरे से कहा, ओह, कुल मिलाकर हम इनसे तो छुट गए हैं। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें सफेद घास अब भी ढूंढनी थी। तांगलांग ला की ऊंचाई पर जहां बर्फ ही बर्फ पसरी हुई थी, वहां युवराज, सिंधु और राशि थकान और ठंड से जूझते हुए सफेद घास की तलाश कर रहे थे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थी और हर कदम हर भारी महसूस हो रहा था। तेज ठंडी हवाओं ने उनके शरीर को सुन्न कर दिया था। सिंधु की आंखों में झुंझलाहट आ गई थी। उसने बर्फ में अपने जमे हुए हाथों को रगड़ते हुए कहा, क्या ये सब एक छलावा था? हम इतनी दूर तक आ गए, लेकिन घास कहीं भी नहीं दिख रही। युवराज ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर की ऊर्जा बिंदु को संतुलित कर रहा था। और तभी उसे कुछ और भी महसूस हो गया। क्या महसूस हुआ था युवराज को? क्या लगता है दोस्तों कि उनको इस बर्फ के पहाड़ पर सफेद घास मिल पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। दोस्तों, चैलेंज को स्वीकार कीजिए और 2 दिन के अंदर अंदर ये जो 30 से 35 सब्सक्राइबर रहते हैं, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं भी लगा हुआ हूँ और आप भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए और मंडे तक अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि सोमवार से मंडे से आपके लिए नई कहानी भी प्रस्तुत करूंगा, जल्दी से जल्दी। तो मंडे तक 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, पूरे करवा दीजिए प्लीज। दोस्तों, 304वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने अपनी आंखें बंद की और उसने कुछ महसूस किया। ये एक सुगंध थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताजगी थी। जैसे ये सुगंध उसके भीतर समाई, उसने अपने शरीर में ऊर्जा का एक नया प्रभाव महसूस किया। यही है, यही है। युवराज एकदम से आंखें खोलकर फुसफुसाया। क्या हुआ सीनियर? राशि और सिंधु ने एक दूसरे के घूर कर पूछा। युवराज ने अपनी सांसों को गहरा किया और कहा, यह सुगंध सफेद घास की है। हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए हैं। सिंधु और राशि की आंखों में एक नई चमक जाग गई। ठंडक और थकान के बावजूद वे तुरंत सतर्क हो गई। युवराज के इशारे पर सुगंध की दिशा में बढ़ने लगी। वे तीनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके दिल और जोश और उत्साह से धड़क रहे थे। बर्फ के बीच एक समतल इलाका दिखा और वहां सफेद घास का एक छोटा सा झुंड उगा हुआ था। लेकिन वे इतने इस दृश्य को देखकर उत्साहित हुए कि उतने ही अगले ही पल में उनकी आंखें चौड़ी हो गई और सांसें अंदर ही अंदर अटक गई। घास के पास एक सफेद बाघ घूम रहा था। बर्फ के रंग में घुला मिला एक खूबसूरत लेकिन भयानक श्वेत बाघ। वो धीरज और स्थिरता से चारों ओर घूम रहा था, जैसे वो इस घास का पहरेदार हो। उसकी चमकदार नीली आंखें बर्फ के बीच सुलगती हुई आग जैसे लग रही थी। उसकी इस हरकत में एक अद्भुत संयम और शक्ति झलक रही थी। ये तो, राशि की आवाज कांप गई। सफेद बाघ है, सिंधु मुस्कुराई। युवराज ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने कहा, हमें घास चाहिए, लेकिन यह बाघ इतनी आसानी से हमें वहां जाने नहीं देगा। बाघ ने भी उन्हें देख लिया था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और एक भयानक गर्जना
कि जो पूरे पहाड़ में गूंज उठी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी गर्जना उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये हमें चेतावनी दे रहा है, ये बताना चाहता है कि ये उसकी सीमा है, सिंधु ने धीरे से कहा। युवराज ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन हमारे पास तो कोई और विकल्प भी नहीं है, हमें घास तो लेना ही होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए गुरु? राशि ने घबराहट में पूछा। युवराज की आंखों में एक दृढ़ संकल्प छलकने लगा। उसने कहा, हमें इसका सामना करना ही होगा। बाघ अब बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी नीली आंखें तीनों को तोड़ रही थी, जैसे वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन होगा। सिंधु और राशि, तुम दोनों पीछे ही रहो, मैं इससे निपटने की कोशिश करता हूं, युवराज ने आदेश दिया। परंतु सिंधु कुछ कहना चाहती थी, लेकिन युवराज ने उसे बीच में ही रोक दिया। यह सिर्फ शक्ति की लड़ाई नहीं होगी, यह धैर्य और चतुराई की परीक्षा है। युवराज ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और उसने धीरे धीरे बाघ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बाघ ने भी अब हमला करने की मुद्रा बना ली। फिर बाघ कूदा। उसकी गति बिजली से भी तेज थी और उसने सीधे युवराज की तरफ छलांग लगाई। युवराज ठीक समय पर झुका और बाघ का हमला खाली चला गया, लेकिन बाघ तुरंत पलटा और उसने अपने पंजों से युवराज पर एक और हमला किया। युवराज ने अपनी भुजाओं से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज पंदों की धार चोट उसकी कलाई पर लग गई और खून की कुछ बूंदें बर्फ पर गिर गई। सिंधु और राशि चिल्ला उठी, लेकिन युवराज ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। नहीं, तो इधर मत आना, उसने दांत पीसते हुए कहा। युवराज ने अपनी ऊर्जा के केंद्रों को केंद्रित किया और वो बाघ के चाल को समझने की कोशिश कर रहा था। इसका कमजोर बिंदु कहाँ है? और तभी उसे याद आया कि हर जानवर की तरह बाघ की गर्दन के नीचे एक विशेष बिंदु है, जहां यही सही वार किया जाए तो वो बेहोश हो जाएगा। बाघ ने तीसरी बार हमला करना शुरू किया, लेकिन इस बार युवराज पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही बाघ ने छलांग लगाई, युवराज तेजी से नीचे झुका और अपनी पूरी ताकत से अपनी कोहनी गर्दन के नीचे उसके हिस्से वाले पर दे मारी। बर्फ से ढकी हुई उस पहाड़ी की चोटी पर जहां सफेद घास के झुंड खड़े थे, युवराज, सिंधु और राशि जीवन और मृत्यु के इस खेल में फंस चुके थे। युवराज ने अपनी जख्मी कलाई को कसकर पकड़ रखा था। बाघ की पहली ही चोट ने उसे शरीर को झकझोर दिया था, लेकिन वह पीछे हटने के लिए आया नहीं था। बाघ फिर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पास की बर्फीली चट्टानों से गूंज कर लौट आई। राशि और सिंधु की रगों में खून जमने लगा। बाघ ने झपट्टा मारा, अत्यंत तेज और जैसे कोई बिजली कड़क रही हो। युवराज तैयार था, वो झुका और मुड़ा, बाघ के पंजों को जमीन से काट दिया, लेकिन बाघ हार न मानने वालों में से भी नहीं था। उसने अपनी पूंछ घुमाई और युवराज की ओर एक जोरदार प्रहार किया। युवराज हवा में उछल गया, लेकिन उसकी बाजू बाघ के पंजे से टकरा गई। सिंधु चीख उठी, युवराज जी, युवराज जी, बचाइए अपने आप को। सिंधु की आवाज सुनते ही बाघ की नजर उन दोनों पर पड़ गई। उसने अपने पहने दांत निकाले और एक ही क्षण में युवराज को छेड़कर सिंधु और राशि की ओर झपट पड़ा। उनकी सांसें जैसे थम सी गई। राशि के होठों पर एक घबराया हुआ स्वर निकला, युवराज जी, हमें बचाइए। सिंधु का चेहरा सफेद पड़ गया था। बर्फ और उनके पैरों की पकड़ ढीली पड़ रही थी। वे चाकर भी हिल नहीं रही थी, लेकिन युवराज की आंखों में झलकती चपलता अब भी वैसी ही थी। नहीं! युवराज बिजली की गति से दौड़ा और ठीक बाघ के हमले से पहले उन दोनों के बीच में आ गया। बाघ की छलांग हवा में थी और उसके पंजे इस बार किसी को पकड़ने के लिए तैयार थे। युवराज ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और जैसे उसका हाथ बाहर आया, उसमें 4 नुकीले चमकदार स्टार ब्लेड थे। एक क्षण में उसने पूरी ताकत से साथ उन ब्लेड्स को बाघ की तरफ उछाल दिया। ब्लेड हवा में उछले और सीधे बाघ के शरीर से टकरा गए। चारों ब्लेड हवा में घूमते हुए बाघ की गर्दन और कंधों पर लगे। बाघ जोर से कराहा और जमीन पर गिर गया। उसके रक्त की बूंदें कुछ हवा में उछली और बर्फ पर गिर पड़ी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था और उसने अपनी गरज से पूरी पहाड़ी को हिला दिया। युवराज ने आंखें तिरछी कर ली। उसने सोचा, अब तो ये और भी खतरनाक हो गया है। बाघ ने दोबारा अपनी पूंछ को जोर से झटका और फिर युवराज पर टूट पड़ा। युवराज जानता था कि इस बार उसे कुछ ऐसा करना होगा कि जो बाघ की शक्ति को पूरी तरह से खत्म ही कर दे। राशि, उसने तेजी से कहा। राशि अभी भी सदमे में थी, लेकिन युवराज की आवाज सुनकर वो सचेत हो गई। अपनी वायर दो, युवराज ने अपना हाथ राशि के आगे करते हुए कहा। राशि ने अपने कपड़ों के अंदर से वो पतली परंतु बेहद धार वाली तार निकाली, जिसे वो दिल्ली से लेकर आई थी।
युवराज ने तार को हाथ में लेपेटा, उसकी लंबाई का अंदाजा लगाया और अपने कदमों को जांचते हुए खुद को संतुलित किया। बाघ ने छलांग लगाई, लेकिन इस बार युवराज पूरी तरह से तैयार था। बिल्कुल सटीक समय पर युवराज ने पूरी ताकत से तार को शून्य में घुमाया और उसे बाघ की ओर फेंक दिया। तार हवा में एक पतली चमकती रेखा की तरह लहराई और एक तेजी से शक्ति से बाघ के पूरी बॉडी को काट गई। बाघ की आंखें चौड़ी हो गई, हवा में हिला, उसका शरीर लड़खड़ाया और फिर वो भारी आवाज के साथ बर्फ पर गिर पड़ा। रक्त बर्फ पर फैल चुका था। युवराज ने धीरे से वायर को खींचा और वापस अपने हाथ में लपेट लिया। बाघ जमीन पर पड़ गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। युवराज जानता था कि वो इसे मारना भी नहीं चाहता, वो इसे हराना चाहता था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ बर्फ की ठंडी हवाएं गवाती कि इस लड़ाई की ओर सिंधु और राशि भी स्तब्ध खड़ी थी। युवराज घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीने और जख्मों को से खून था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष आ गया था। खत्म हुआ, उसने धीरे से कहा। तीनों ने सांसें ली, फिर उन्होंने सफेद घास की ओर बढ़ना शुरू किया। अब जब बाघ पराजित हो चुका था, तब युवराज ने घास की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह साधारण घास नहीं थी। युवराज ने घास को हाथ में लिया और उसकी कोमलता को महसूस किया। इसके छूते ही तुरंत उसे ऐसा लगा कि एक हल्की गर्मी उसके शरीर में समा गई हो। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। पर उसकी नजर अब भी एक विशाल बाघ पर थी, जो जमीन पर घायल पड़ा था। बाघ अभी भी दर्द से कराह रहा था। सिंधु और राशि के चेहरों पर भी घबराहट थी। उन्होंने शायद सोचा कि अब युवराज बाघ को खत्म कर देगा, लेकिन युवराज धीरे से घास को अपनी हथेलियों में मसलने लगा। ये क्या कर रहे हैं युवराज जी आप? राशि ने हैरानी से पूछा। युवराज ने बिना कुछ कहे बाघ की ओर कदम बढ़ाए। बाघ की नीली आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी थकान थी। युवराज ने गुथी हुई सफेद घास को बाघ के जख्मों पर धीरे धीरे लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही घास के रस ने बाघ के शरीर को छुआ, वो हल्का सा कराह उठा, लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में उसकी कराहट शांत होने लगी। सिंधु और राशि असम्मत थी। युवराज ने धीरे से कहा, असली मार्शल आर्ट फाइटर की पहचान यही है कि वो बिना वजह किसी को नहीं मारता, और ये बाघ हमारा शत्रु नहीं है। ये तो इस पवित्र घास का रक्षक है। हमें इसे हराने के लिए नहीं, और इसके सम्मान को जीतने के लिए यहाँ भेजा गया था। बाघ की सांसें पहले से स्थिर होने लगी। उसने धीरे से अपनी भारी पलकों को खोला और युवराज को देखा। युवराज के हाथों की गर्माहट महसूस कर वो कुछ पल चुपचाप रहा। फिर कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे देखकर सिंधु और राशि की आंखें भी फैल गई। बाघ ने युवराज के हाथ को अपनी खुरदरी जुबान से हल्का सा चाटा। ये जानवर का एक अद्भुत आभार प्रकट करने का संकेत था। युवराज ने हल्के हाथों से बाघ के सिर पर थपकी दी और धीरे से खड़ा हुआ। चलो, उसने पीछे मुड़कर सिंधु और राशि से कहा। सिंधु और राशि अब भी पूरे इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने जल्दी से सफेद घास को समेटा और अपने थैलों में रखा। अब उन्हें नीचे उतरना था। बर्फ की मोटी परत पर उनके कदम डगमगा रहे थे। युवराज के हाथों पर अब भी बाघ के पंजों के निशान थे, जो धीरे धीरे सफेद घास के प्रभाव से भर रहे थे। सिंधु ने उसकी चोट देखी और धीरे से कहा, आप ठीक तो है ना युवराज जी? युवराज ने हौले से सिर हिलाया और कहा, हाँ, पर हमें अब जल्दी करनी होगी। उसकी आंखों के सामने वो कठिन रास्ता था जिससे होकर वे यहाँ तक पहुंचे थे। ढलान भरी बर्फीली पहाड़ी, जहां हर कदम मौत का साया था। अचानक हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी। राशि ने ऊपर देखकर कहा, क्या ये फिर से तूफान आ रहा है? युवराज ने चारों ओर नजर घुमाई और पूरी तरह से समझने की कोशिश की। उसे समझ आ गया कि ये दोबारा से तूफान आ रहा है। उसने कहा, हमें जल्दी से नीचे उतरना होगा, नहीं तो यह तूफान हमें यहां से निकलने नहीं देगा। सिंधु और राशि ने अपने कपड़ों को कसकर लपेटा और तीनों ने तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। बर्फ अब पहले से ज्यादा घनी हो रही थी। हवा में एक अनजानी और भयानक सीटी गूंज रही थी, लेकिन वे बढ़ते रहे थे। घंटों की कठिन यात्रा के बाद तीनों आखिरकार उस जगह पर पहुंचे जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी बर्फ में आधी दब गई थी। थकावट तीनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। सिंधु का पूरा शरीर बर्फ से ढका था और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। राशि की उंगलियां इतनी ठंडी थी कि वो अपना बैग तक नहीं पकड़ पा रही थी। युवराज ने कुछ नहीं कहा और उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी ने एक लंबी गूंज भरी आवाज निकाली और फिर रुक गई। सिंधु की आंखें फैल गई। इंजन तो जाम हो चुका है। क्या लगता है दोस्तों, अब क्या करेंगे वो लोग? कैसे पहुंचेंगे दोबारा से आश्रम में? क्या उनकी गाड़ी ठीक हो पाएगी या नहीं? क्या उससे पहले तूफान आ जाएगा?
जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 305वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सिंधु की आंखें भय से फैल गई और होठ कांप उठे। उसने कांपती आवाज में कहा, युवराज जी, इंजन तो जाम हो चुका है, अब हम कैसे जाएंगे? युवराज ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर नतीजा वही निकला। इंजन पूरी तरह से ठंड के शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, हमें पहले गाड़ी को गर्म करना होगा, नहीं तो ये स्टार्ट नहीं होगी। राशि, जो अब तक पीछे खड़ी दोनों की बात सुन रही थी, घबराहट में अपने हाथ मलने लगी। उसकी नजरें युवराज की ओर टिक गई थी, मानो पूछ रही हो कि अब वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे। युवराज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई उपाय खोजने के लिए, लेकिन चारों ओर सफेद सफेद बर्फ ही थी, न सूखी लकड़ियां और न जलाने के लिए कुछ और। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद युवराज ने लंबी सांस ली और निर्णय लेते हुए बोला, हमारी जैकेट्स ही एकमात्र साधन है, अब हमें इनका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंधु और राशि ने आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, मतलब क्या युवराज जी? हम अपने जैकेट्स जलाकर इंजन गर्म करेंगे। युवराज की आवाज दृढ़ थी, पर बिन जैकेट के हम ठंड में। वो पहले कुछ बोल पाती, उससे पहले ही युवराज ने उसको बीच में रोक दिया और कहा, हमारा यहां से निकलना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इस ठंड में हमारी जान भी चली जाएगी। युवराज ने बिना एक पल गए अपनी जैकेट उतारी और उसे गाड़ी के पास रखा। तुम दोनों भी जल्दी करो, अपने जैकेट उतार दो और हम इसे जलाने कर अपनी गाड़ी को गर्म करने की कोशिश करते हैं। उसने सिंधु और राशि की तरफ देखते हुए कहा। सिंधु और राशि ने अनमने ढंग से अपनी जैकेट उतार दी। जैसे ही गर्म कपड़े अपने शरीर से अलग हुए, कड़कड़ाती ठंड ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों लड़कियां अब ठंड से कांपने लगी और हाथ सून पड़ गए थे, होठ भी नीले पड़ने लगे थे। युवराज ने देखा कि उनकी हालात तेजी से बिगड़ रही है। उसने अपने दोनों हाथों से उनके पीठ थपथपाते हुए कहा, बस थोड़ी देर और सह लो, हम जल्दी से यहां से निकल जाएंगे। गाड़ी के पास रखी तीनों जैकेट्स को युवराज ने अपनी जेब में रखी लाइटर से आग लगा दी। देखते ही देखते लपटें उठने लगी और धुआं इंजन की तरफ फैलने लगा। युवराज बार बार आग के पास अपने हाथ रगड़ता और फिर सिंधु और राशि के हाथों को पकड़कर गर्म करने की कोशिश करता। थोड़ी देर में आग ने असर दिखाना शुरू किया। गाड़ी के इंजन में भी हल्की सी गर्माहट आई और युवराज ने तुरंत जाकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन अब भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। सिंधु और राशि अब ठंड के कारण बुरी तरह से कांप रही थी। उनका शरीर जकड़ने लगा था। युवराज को समझ आ गया कि देर नहीं की जा सकती। उसने झट से दोनों को अपनी ओर खींचा और बोला, अब सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई है, हमें तुरंत गाड़ी स्टार्ट करनी होगी। युवराज ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से गाड़ी का इंजन चालू करने की कोशिश की। इस बार गाड़ी की सुई ने हल्की सी हरकत की और फिर धीरे धीरे सुई ऊपर उठने लगी। सिंधु और राशि की आंखों में भी उम्मीद जागी। युवराज ने एक बार फिर पूरी ताकत से कोशिश की और आखिरकार इंजन जोर से घरघराया और स्टार्ट हो गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सिंधु और राशि की आंखों में राहत के आंसू थे और युवराज के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान। अब बिना कोई वक्त गवाए युवराज ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को बर्फीले घाटी के नीचे निकालने की ओर बढ़ा दिया। उनके पीछे जलती हुई जैकेट्स की आखिरी चिंगारियां बर्फ में मिलकर बुझने लगी थी। गाड़ी अब पूरी रफ्तार से आश्रम की ओर चल रही थी। सर्दी से जमी हुई सड़कें, चारों ओर सफेद बर्फ की मोटी परतें और पहाड़ों के बीच पसरी हुई खामोशी, सब कुछ इस बात का गवाह था कि यह सफर आसान नहीं था। लेकिन युवराज, सिंधु और राशि ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। इंजन की हल्की गर्माहट और हीटर की गर्म फुहारों से कुछ राहत तो थी, लेकिन ठंड की मार इतनी भी नहीं थी, बहुत ज्यादा थी। और जिस थकान और मानसिक तनाव से गुजरे थे, वो उनके चेहरे पर आ गया था। राशि और सिंधु चुपचाप बैठी थी, उनकी आंखें आधी झुकी हुई थी। उनके देह में भी वो सारी ऊर्जा मानो समाप्त हो गई थी। युवराज, जो अब पूरी तरह से सतर्क था, सड़क पर नजर जमाए हुए, उसे पता था कि वे अपने डेस्टिनेशन तक लगभग पहुंच चुके थे। हम आश्रम पहुंचने ही वाले हैं, युवराज ने धीमी आवाज में कहा। सिंधु ने हल्की से गर्दन घुमाई और खिड़की से बाहर झांका। घने पेड़ों के बीच से झांकता हुआ आश्रम का ऊंचा द्वार दिखने लगा था। उसने राहत की सांस ली और राशि की ओर देखा, जो अब भी चुपचाप बैठी थी। जैसे ही उन्होंने आश्रम का मुख्य द्वार पार किया, एक ठंडी लहर ने उनका स्वागत किया। आश्रम का शांत वातावरण भी उन्हें अब राहत नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उनके शरीर की गर्मी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो तीनों बाहर आए। गाड़ी के बाहर आते ही मनाली की ठंड ने एक बार फिर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। हल्की हल्की बर्फ यहाँ भी गिर रही थी और आश्रम के प्रांगण में जमा बर्फ उनके टखनों तक आ रही थी।
जबकि युवराज ने अपने कंधे उचकाए और गहरी सांस ली और सिंधु और राशि अपने हाथ आपस में रगड़ने लगी। इतनी ठंड तो हमें ऊपर घाटी में भी महसूस नहीं हुई, राशि के मुंह से अनायास ही निकला। यहां भी कुछ कम ठंड नहीं है, सिंधु ने कांपते हुए कहा। युवराज ने सिर हिलाया। यहाँ हवाएं तेज है इसलिए ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। चलो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अंदर चलना चाहिए। उसके बाद तीनों सीधे आश्रम के मुख्य भवन की ओर बढ़े। कदमों में लड़खड़ाहट थी लेकिन लक्ष्य स्पष्ट था। सर्दी से जकड़े हुए शरीर और थकान से भारी होते पैरों के साथ वे किसी तरह आगे बढ़ने लगे। सीनियर अभिमन्यु के पास चलते हैं सबसे पहले, युवराज ने दृढ़ता से कहा। सिंधु और राशि ने सिर हिलाया और तीनों गुरु कक्ष की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अभिमन्यु अपनी मुद्रा में बैठे मिले। उनकी आंखें बंद थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वे किसी गहरे ध्यान में लीन हो। युवराज ने उनके सामने पहुंचकर आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, सीनियर, मैं सफेद घास लेकर आया हूं, ये लीजिए। ये कहते हुए युवराज ने पूरे सम्मान के साथ सफेद घास अभिमन्यु के सामने रख दी। सिंधु और राशि ने भी अपनी थकान को नजरअंदाज करते हुए सिर झुका दिया। घास से एक सौम्य और दिव्य सुगंध निकल रही थी जिसने पूरे कक्ष को महका दिया था। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली और घास की ओर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में चमक आ गई। अभिमन्यु ने घास को हाथ में लिया और उन्होंने हल्के से अपनी सांसें खींची। घास की महक को महसूस किया, फिर एक संतुष्ट मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उन्होंने युवराज के कंधे पर हाथ रखा और गर्व भरी आवाज में कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। मुझे अब यकीन हो गया है कि तुम रोशनी की साथ टीम बनाने के योग्य हो। अब तुम दोनों मिलकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे और अगर तुम लोग जीत गए तो मैं तुम्हें खुद मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के लिए लेकर जाऊंगा। युवराज ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया। सीनियर, आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और आप देखिएगा यह प्रतियोगिता तो मैं और जूनियर रोशनी ही जीतेंगे। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब तीनों तुम आराम कर लो, कल सुबह से प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। इसके बाद अभिमन्यु ने अपने आश्रम की एक शिष्या को बुलाया। कुछ ही पलों में एक लड़की अंदर आई और उनके सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई। जी गुरुदेव, क्या आज्ञा है? उस लड़की ने सम्मानतापूर्वक पूछा। अभिमन्यु ने युवराज, सिंधु और राशि की ओर इशारा करते हुए कहा, इन तीनों को अपने कक्ष में छोड़ दो और वैद्य जी को मेरे पास भेजो। जो आज्ञा गुरुदेव। शिष्या ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और तीनों को अपने साथ चलने का संकेत किया। वह तीनों की ओर मुड़ी और कहा, कृपया मेरे साथ आइए। युवराज ने अभिमन्यु को अंतिम बार देखा और फिर अपनी थकी हुई चाल के साथ उनके पीछे चल दिया। सिंधु और राशि भी बिना कुछ बोले उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में कोई भी कुछ नहीं बोला। उनके पैरों की थकान अब भी असहनीय हो रही थी। शरीर में दर्द था लेकिन दिल में संतोष था। वे परीक्षा में सफल हो गए थे। जैसे ही अपने कमरों की ओर जाने लगे, ठंडी हवा के झोंकों ने एक बार फिर उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया, लेकिन इस बार उनके दिलों में आशा की गर्मी थी और अब अगला पड़ाव प्रतियोगिता थी। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली थी। गहरी ठंड और थकान से जूझते हुए युवराज, सिंधु और राशि आखिरकार अपने कमरों तक पहुंच चुके थे। इस कठिन यात्रा और घातक चुनौतियों के बाद उनके शरीर को अब सिर्फ आराम की जरूरत थी। कमरों के भीतर से एक हल्की गर्माहट ने कुछ राहत तो दी। युवराज ने अपने गीले कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गया। राशि और सिंधु भी अपने अपने बिस्तर पर पड़ते ही थकान से निढाल हो गई। हम सच में वापस आ गए, राशि ने थकी हुई आवाज में कहा। उसकी सांसें अब भी तेज थी। सिंधु ने सिर हिलाया लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि कोई भी शब्द नहीं बोल सकी। युवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी भी अपने शरीर में जमे हुई थकान को महसूस कर रहा था। ठीक उसी समय कमरे में बाहर आहट हुई। तीनों की थकान के बावजूद ये आहट सुनकर युवराज ने अपनी आंखें खोली। उसने सिंधु और राशि की ओर देखा लेकिन वे भी हैरान थे कि इस वक्त कौन आया होगा। क्या लगता है दोस्तों, इस वक्त उनके पास कौन आया होगा? क्या कोई और उनके पास ऐसा कोई टारगेट तो नहीं आ गया या कोई और चुनौती तो नहीं आ गई? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, मंडे तक जरूर से जरूर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। मंडे को फिर मैं आपके लिए नई कहानी प्रस्तुत करूंगा, तो आप जल्दी से जल्दी इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए और मेरे साथ 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में मेरी हेल्प कीजिए।